तो मानवीय शय संबंधों और नीति शास्त्र का हमने अध्ययन कर लिया है। आज हम उन्हीं दोनों चीज़ों को जोड़ने वाले हैं, मानव और नैतिकता। दोनों पर नीति शास्त्र का या नैतिकता का क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले हम यहाँ पर एक चीज़ देखने वाले हैं, इसी में दो वर्ड आते हैं, एथिक्स और मोरालिटी। एथिक्स और मोरालिटी हैं क्या, इनमें क्या डिफरेंस होता है? एथिक्स क्या है, मोरालिटी क्या है? किसी को पता है इसके बारे में? नीति शास्त्र हमने पढ़ लिया है, क्लियर आउट। नीति शास्त्र मानव के द्वारा उसके व्यवहार का, उसके रीति रिवाजों का अध्ययन करना है। नीति शास्त्र क्या है? सार्वभौमिक है, उसके जो नियम हैं सार्वभौमिक यानी सभी पर समान रूप से लागू होते हैं। तो फिर मोरालिटी क्या है और ये इससे डिफरेंस कैसे है? अच्छा, ये बोलचाल की भाषा में काम आती है। जैसे सब्जियों के नाम हर जगह अलग अलग हो जाते हैं, तो एथिक्स भी बोलचाल की भाषा में मोरालिटी हो जाती है। और कोई? देखिए, मोरालिटी जो होती है आपके, अगर हम एक परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन अगर हम इसकी संकीर्णता पर जाएं, इसको थोड़ा सा सूक्ष्म अवलोकन करें, तो यहाँ पर एक बेसिक डिफरेंस है दोनों के बीच। बेसिक डिफरेंस ठीक वैसे ही है जैसे पंथ निरपेक्षता और किसी एक धर्म के बीच। पंथ निरपेक्षता के मूल्य क्या कहते हैं और किसी एक धर्म के मूल्य, नैतिकता या नियम क्या कहते हैं। यहाँ पर देखिए, मोरालिटी क्या होगी? किसी संकीर्ण विचारधारा के वक्तव्यों, कार्यों, कर्तव्यों को इंगित करना मोरालिटी के अंतर्गत आएगा। जैसे कि सनातन धर्म क्या कहता है, इस्लाम धर्म क्या कहता है, सिख धर्म क्या कहता है, उसने उसके मूल्य क्या हैं, उसके कर्तव्य क्या हैं, उन्होंने किन किन चीज़ों के बारे में अपने धर्म में इंगित किया हुआ है, वो मोरालिटी कहलाएगी। यानी हिंदू धर्म की नैतिकता क्या है, मुस्लिम धर्म की नैतिकता क्या है, उन्होंने अपने ग्रंथों में इसके बारे में बताया। लेकिन अगर हम संविधान को लें, संविधान में वर्ड यूज़ किया गया है पंथ निरपेक्षता, यानी राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा, वो सभी को समान रूप से देखती है। और नीति शास्त्र क्या कहता है? सार्वभौमिकता, ठीक है, वो सबको समान रूप से देखती है। तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि एथिक्स में पंथ निरपेक्षता को रख सकते हैं, जहाँ वो सार्वभौमिकता की बात करता है, सभी को समान रूप से देखता है, वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर हम किसी एक धर्म के नैतिकता या नियम, सिद्धांतों को हम यहाँ पर रख सकते हैं। तो जब भी हम किसी भी सेट ऑफ वैल्यूज़ के संकीर्ण विचारों को देखेंगे तो वो मोरालिटी कहलाएगी, और जब हम किसी सेट ऑफ वैल्यूज़ को सार्वभौमिकता के आधार पर देखेंगे तो वो हमारा एथिक्स कहलाएगा। क्लियर? क्लियर है या नहीं है? समझ में आया? क्या कहना है? किसी को नहीं आया बताएं। देखिए, सीधा और सिंपल सा मतलब है, एक व्यक्ति की विचारधाराएं अलग हो सकती हैं, इनके द्वारा क्लास में आना नहीं आना ये इनका अपना वक्तव्य है, इनकी अपनी नैतिकता है, क्लास में आएंगे कि नहीं आएंगे। वही परिप्रेक्ष्य में एक पूरा ग्रुप है, मोरालिटी सिर्फ इनकी हो सकती है, एथिक्स आप सबका हो सकता है। ये डिसाइड करेंगे क्लास नहीं चलने देनी है, आप सब अगर डिसाइड करें नहीं क्लास चलने देनी है, तो यहाँ पर डिफरेंसेस आपको सिर्फ मोरालिटी क्या होगी, किसी व्यक्ति विशेष के बारे में, उसके नैतिकता, उसके नियमों, उसके कर्तव्यों, उसके आदर्शों का बात करता है, जबकि एथिक्स क्या होती है, सार्वभौमिक यानी एक बड़े से ग्रुप को, सभी को समाहित करके और उसके सार्वभौमिक नियम और सिद्धांतों को लागू करने की बात करता है। हाँ प्रवीण, सॉरी नहीं, हाँ समूह, जैसे कि यहाँ पे सनातन धर्म क्या है, एक धर्म है, किसी एक धर्म के बारे में, उसके नियमों के बारे में। यहाँ पे क्या है, इस्लाम धर्म, ठीक उसी प्रकार के इस्लाम धर्म के नियमों के बारे में, उनकी नीतियों, उनके रीति रिवाजों के बारे में, उनकी संस्कृति के बारे में बताएगा।
ठीक है, उसके अनुसार आपको आचरण करते हैं तो आप नैतिक हैं, मोरालिटी है, वो मोरल है, मोरल सपोर्ट आपको मिलता है, ठीक है। वहीं आपको संविधान ने कुछ अलग नियम कानून बनाए हैं, जहां राज्य कहता है उसका अपना कोई धर्म नहीं है, वो किसी अन्य पंथ निरपेक्षता की चीज़ों को भी नहीं मानता, वो पंथ निरपेक्षता की चीज़ों को फॉलो करता है। यानी आप क्या मानते हैं राज्य को उससे लेना देना नहीं है, लेकिन राज्य किसी विशेष वर्ग, समूह, जाति, धर्म को वो प्रोत्साहित नहीं करता है। वो क्या है? पंथ निरपेक्ष है। आप सब अपने अपने धर्मों के लिए आचरण कर सकते हैं, उसको मान सकते हैं, उसके लिए आप कुछ भी प्रचार प्रसार कर सकते हैं, लेकिन राज्य का द्वारा आपको उसके लिए कोई सपोर्ट नहीं दिया जाएगा, क्योंकि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, कोई अपना पंथ नहीं है। और एथिक्स यही कहता है, ठीक है। तो इसको नोट डाउन करिएगा, हेडिंग डालिएगा नैतिकता एवं मोरालिटी, यानी एथिक्स वर्सेस मोरालिटी। एथिक्स और मोरालिटी, इसमें लिखिएगा नैतिकता यानी एथिक्स और मोरालिटी, एथिक्स और मोरालिटी वस्तुतः विभिन्न नीतियों, सिद्धांतों और कर्तव्यों को परिभाषित करते हैं, परंतु विभिन्न नीतियों, सिद्धांतों और कर्तव्यों को परिभाषित करते हैं, परंतु इनके बीच एक तकनीकी अंतर है, परंतु इनके बीच एक तकनीकी अंतर है। एक तकनीकी अंतर है। मोरालिटी और एथिक्स समान रूप से मूल्यों के समुच्चय को इंगित करते हैं, समान रूप से एथिक्स और मोरालिटी समान रूप से मूल्यों के समुच्चय को इंगित करते हैं, परंतु जब मूल्यों के समुच्चय का स्वरूप संकीर्ण होता है, अर्थात व्यक्तिनिष्ठ होगा, तब वह मोरालिटी कहलाएगा। और जब सेट ऑफ वैल्यूज़ यानी मूल्यों का समुच्चय का स्वरूप सार्वभौमिक होगा, तब वह एथिक्स कहलाएगा। उदाहरण के लिए सेट ऑफ वैल्यूज यानी कि मूल्यों का समुच्चय जब सार्वभौमिक होगा तो वो एथिक्स कहलाएगा। उदाहरण के लिए सनातन धर्म और इस्लाम धर्म के अंतर्गत विद्यमान मूल्य, सनातन धर्म और इस्लाम धर्म के अंतर्गत विद्यमान मूल्य मोरालिटी कहलाएगा, परंतु भारतीय संविधान के अंतर्गत विद्यमान पंथ निरपेक्षता का मूल्य
भारतीय समाज के लिए एथिक्स कहलाएगा। भारतीय समाज के लिए एथिक्स कहलाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं यहां पर एथिक्स वर्सेस कोड ऑफ कंडक्ट। एथिक्स जैसा कि आप जानते हैं सार्वभौमिक नियमों की बात करता है, यानी कोई भी कार्य जो होगा वो एथिक्स के अनुसार सही है या गलत है, परिस्थिति के अनुसार सही है या गलत है, उस आधार पर उसका वो आचरण करते हैं। लेकिन कोड ऑफ कंडक्ट क्या कहता है? कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है? आचार संहिता क्या होती है? ये किसी व्यक्ति विशेष, किसी व्यवसाय के अनुसार ये अब सबका अपना अपना कोड ऑफ कंडक्ट होता है। यानी आप अगर उस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं तो उस क्षेत्र में आप किस प्रकार के कार्य करेंगे और वहाँ पर किस प्रकार के नियम कानून हैं, अगर आप उनको फॉलो अप नहीं करेंगे तो वहाँ पर वो कोड ऑफ कंडक्ट यानी उसका आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा और आपको वहाँ से निष्कासित भी किया जा सकता है। ठीक है, जैसे कल मैंने आपके लिए क्या बनाया, एक करंट अफेयर्स ग्रुप बनाया, उसके लिए मैंने आपके लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशन बना दिए, तो वो उस करंट अफेयर्स ग्रुप का क्या हुआ, कोड ऑफ कंडक्ट हो गया। अगर आप उसका उल्लंघन करते हुए पाए जाते हैं, कुछ गलत चीज़ें वहाँ पोस्ट करते हैं, आप सभी नियमों का पालन नहीं करेंगे तो मैं आपको वहाँ से हटा दूंगा। तो क्या हुआ, कोड ऑफ कंडक्ट हो गया आपके लिए उस ग्रुप का। लेकिन वही आप चीज़ अब इसी को पूरे प्लेटफॉर्म के अंतर्गत, अब वहाँ पर कुछ ही लोग शामिल हैं, सब शामिल नहीं हैं, मैंने सबको अलग अलग ग्रुप में रखा है। अब एक ही ग्रुप में आप सबको शामिल कर दूँ, ठीक है, और वहाँ पर सभी के लिए एक ही रूल्स होंगे जो सार्वभौमिक नियम होंगे, तो आपके एथिक्स के अंतर्गत आ जाएगी। जैसे कि एक एग्जांपल मैंने पहले भी दिया था कि बात अगर हम करें डॉक्टर की ले लें, डॉक्टर के लिए मरीज़ क्या है, वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, उसके लिए पेशेंट है, उसके धर्म से उसका कोई लेना देना नहीं, उसका मत काम क्या है, सिर्फ इलाज करना। ठीक है, तो एक सार्वभौमिक या एथिक्स या नैतिकता क्या कहती है कि एक डॉक्टर को इलाज करना चाहिए अपने पेशेंट का, ये नैतिकता है, एथिक्स है, सार्वभौमिक नियम है। लेकिन यही अगर कोड ऑफ कंडक्ट हो जाए, इसमें क्या हो जाए कि कोई जो डॉक्टर है किसी वर्ग विशेष से ही संबंधित हो, जैसे मान लीजिए कि वो आर्मी का डॉक्टर है, तो उसके लिए प्रायोरिटी क्या होगी, कोड ऑफ कंडक्ट क्या कहता है कि वो अपने आर्मी के जवानों को जो घायल हुए पहले किसका इलाज करेगा, वो आर्मी के अपने जवानों का इलाज करेगा, उसके बाद वो किसी अन्य का इलाज करेगा। तो उसके लिए कोड ऑफ कंडक्ट है, अगर उसका वो उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो उसको वो आर्मी से डिस्क्रिमिनेशन कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बात करें एथिक्स क्या है। एथिक्स आपके आंतरिक पहलू को परिभाषित करता है, उसको प्रभावित करता है, जबकि कोड ऑफ कंडक्ट आपके बाह्य पहलू को निर्धारित करता है। एथिक्स के अंतर्गत यदि आप किसी प्रकार के कोई काम गलत भी कर देते हैं तो यहाँ पर इसके लिए किसी प्रकार का कोई दंड का प्रावधान राज्य के द्वारा नहीं है। यानी आपको सरकार जो है, अगर आप किसी नैतिक नियम का उल्लंघन कर भी देते हैं तो सरकार के द्वारा आपको कोई दंड नहीं दिया जाएगा। लेकिन कोड ऑफ कंडक्ट का अगर आप उल्लंघन करते हैं, यानी आर्मी में है, अगर उसके आचार संहिता का आप उल्लंघन करेंगे तो आर्मी जो होगी उसके लिए आपको दंड देगी, यहाँ पर दंड का प्रावधान होगा। ठीक है, समझ में आई बात, इसी चीज़ को नोट करिए, हेडिंग डालिएगा एथिक्स वर्सेस कोड ऑफ कंडक्ट। जी हाँ, देखिए चुनाव हो गया, अब चुनाव क्या होगा, चुनाव आयोग ने क्या किया, वहाँ पर अपना कोड ऑफ कंडक्ट आचार संहिता लागू कर दी कि, और उस आचार संहिता के दौरान चुनाव आयोग ने क्या किया, कुछ रूल्स और रेगुलेशन बना दी। ठीक है, कि आप इतने से इतने दिनों तक ही प्रचार कर सकते हैं, कोई कुछ सरकार के द्वारा कोई नई नीतियां लागू नहीं की जाएंगी, नए घोषणाएं नहीं की जाएंगी, और अगर सरकार उस चीज़ का काम करती है तो वहाँ पर चुनाव आयोग के द्वारा पर्टिकुलर पार्टी पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, उसके उम्मीदवारों को वहाँ पर चुनाव लड़ने से रोका भी जा सकता है। तो वहाँ पर चुनाव आयोग उसके लिए दंड का प्रावधान कर सकती है। ठीक है, इसलिए कोड ऑफ कंडक्ट जो होता है पर्टिकुलर किसी संस्था, राज्य, कानून के द्वारा परिभाषित कर दिया जाता है। एथिक्स सार्वभौमिक है। चलिए
हेडिंग डालिएगा एथिक्स वर्सेस कोड ऑफ कंडक्ट। एक तरफ लिखिएगा एथिक्स, दूसरी तरफ लिखिएगा कोड ऑफ कंडक्ट। एक ग्राफ बनाइएगा, ठीक है, बीच में लाइन खींच लीजिएगा और दोनों को आपको लिखना है। एक साइड में एथिक्स, दूसरी साइड में आपके कोड ऑफ कंडक्ट को लिखना है। चलिए पहले पॉइंट लिखिएगा एथिक्स में, यह अंतरात्मा की विषय वस्तु, यह अंतरात्मा की विषय वस्तु होने के कारण, अंतरात्मा की विषय वस्तु होने के कारण व्यक्तित्व का आंतरिक हिस्सा माना जाता है, व्यक्तित्व का आंतरिक हिस्सा माना जाता है। आचरण संहिता में लिखिएगा, यह व्यक्तित्व का बाह्य पहलू, यह व्यक्तित्व का बाह्य पहलू होता है। यह अंतरात्मा के अनुसार भी कार्य कर सकता है, यह अंतरात्मा के अनुसार कार्य कर सकता है और उसके विरुद्ध भी। ये अंतरात्मा के अनुसार भी कार्य कर सकता है और उसके विरुद्ध भी, ठीक है। यानी आर्मी का जो डॉक्टर है वो चाहे तो इलाज कर सकता है क्योंकि वो डॉक्टर है, उसके ऊपर है कि वो करना चाहता है नहीं करना चाहता है। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट किसमें लिखना है, एथिक्स में। यह व्यक्तित्व के आंतरिक पहलू को निर्देशित करता है, यह व्यक्तित्व के आंतरिक पहलू को निर्देशित करता है। आचरण संहिता में लिखिएगा, यह व्यक्तित्व के बाह्य पहलू को नियंत्रित करता है, यह व्यक्तित्व के बाह्य पहलू को नियंत्रित करता है। एथिक्स में लिखिएगा थर्ड पॉइंट, कोड ऑफ कंडक्ट का दूसरा पॉइंट लिखिएगा, यह व्यक्तित्व के बाह्य पहलू को नियंत्रित करता है। चलिए एथिक्स में लिखिएगा थर्ड पॉइंट, नैतिक मापदंडों के उल्लंघन, नैतिक मापदंडों के उल्लंघन से आत्मग्लानि का भाव उत्पन्न होता है, नैतिक मापदंडों के उल्लंघन से आत्मग्लानि का भाव उत्पन्न होता है। लेकिन किसी प्रकार के दंड का प्रावधान नहीं होता है, लेकिन किसी प्रकार के दंड का प्रावधान नहीं होता है। आचरण संहिता में लिखिएगा थर्ड पॉइंट, कोड ऑफ कंडक्ट के उल्लंघन, कोड ऑफ कंडक्ट के उल्लंघन से व्यक्ति को दंड का भागीदार होना पड़ सकता है, के उल्लंघन से व्यक्ति को दंड का भागीदार होना पड़ सकता है। फोर्थ पॉइंट लिखिएगा एथिक्स में, नैतिकता का स्वरूप सार्वभौमिक होता है, नैतिकता का स्वरूप सार्वभौमिक होता है। कोड ऑफ कंडक्ट में लिखिएगा, इसका स्वरूप व्यवसाय दर व्यवसाय बदल सकता है, व्यवसाय दर व्यवसाय बदल सकता है। यानी हर एक कार्यों के जहाँ भी आप कार्य करेंगे वहाँ पर उसका कोड ऑफ कंडक्ट अलग अलग हो सकता है। यहाँ का अलग होता है, इस कोचिंग का अलग होता है, दूसरी कोचिंग का अलग हो सकता है, ठीक है। आप कहीं पिज़्ज़ा या किसी जॉब कहीं और कर रहे हैं प्राइवेट सरकारी, तो सबका अलग अलग अपना कोड ऑफ कंडक्ट होता है। हेडिंग डालिएगा नेक्स्ट, एथिक्स वर्सेस कोड ऑफ कंडक्ट में द्वंद्व की स्थिति। एथिक्स वर्सेस कोड ऑफ कंडक्ट में द्वंद्व की स्थिति एवं संबंध, द्वंद्व की स्थिति एवं संबंध, द्वंद्व की स्थिति एवं, द्वंद्व नहीं लिखना रहा है,
द्वंद्व की स्थिति एवं संबंध। इसमें लिखिएगा नैतिकता और आचरण संहिता, नैतिकता और आचरण संहिता एक दूसरे के समरूप भी हो सकते हैं और एक दूसरे के विरोधाभासी भी, एक दूसरे के समरूप भी हो सकते हैं और एक दूसरे के विरोधाभासी भी। कई बार ऐसी परिस्थितियां विद्यमान होती हैं जहां व्यक्ति की नैतिकता, कई बार ऐसी परिस्थितियां विद्यमान होती हैं जहां व्यक्ति की नैतिकता, जहां व्यक्ति की नैतिकता उसे कुछ और निर्देशित कर रही होती है, व्यक्ति की नैतिकता उसे कुछ और निर्देशित कर रही होती है और आचरण संहिता कुछ और करने के लिए बाध्य कर रही होती है, और आचरण संहिता कुछ और करने के लिए बाध्य कर रही होती है, जबकि दोनों स्थितियां सही हैं। दोनों स्थितियां सही हैं तब प्रश्न यह उठता है कि किस उचित का चुनाव किया जाए, किस उचित का चुनाव किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर द्वंद्व की जो स्थिति बन रही है वो दोनों तरीके से बन रही है, यानी कि आपको जब दोनों ही सही हों, कोड ऑफ कंडक्ट का जो कह रहा है उसके अनुसार भी वो सही लग रहा है, नैतिकता के अनुसार भी सही लग रहा हो, तो फिर आप यहाँ पर फंस जाते हैं ऐसी स्थिति में कि आपको करना क्या चाहिए, नैतिकता के अनुसार काम करना चाहिए या कोड ऑफ कंडक्ट के अनुसार करना चाहिए, और इस द्वंद्व की स्थिति में क्या सही होगा। इसके लिए केस स्टडी लेते हैं। आपको मैं आपको सिचुएशन देता हूँ, आप उसको नोट डाउन करिए, उसके बाद अपने विचार रखिएगा। ठीक है, नोट डाउन करिए। वैसे इसका आंसर आप जानते हैं, इसका हम पहले भी कर चुके हैं। इसमें लिखिएगा केस स्टडी, एक डालिएगा, हेडिंग डालिएगा केस स्टडी। इसको समझने के लिए आपको एक केस स्टडी दी जाती है। कंडीशन 1, यदि किसी सामान्य डॉक्टर के समक्ष कोई भारतीय सैनिक घायल रूप में आता है, वहीं साथ ही एक गंभीर रूप से घायल एक पाकिस्तानी सैनिक भी लाया जाता है। इस स्थिति में वह डॉक्टर सर्वप्रथम किसका इलाज करेगा और क्यों? यदि डॉक्टर भारतीय हो तो ठीक है, ये आपकी पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन लिखिए, इसमें लिखिएगा यदि कोई डॉक्टर सेना में हो
इसके समक्ष भी सामान्य रूप से घायल भारतीय सैनिक और गंभीर रूप से घायल पाकिस्तानी सैनिक को, इसके समक्ष सामान्य रूप से घायल भारतीय सैनिक और गंभीर रूप से घायल पाकिस्तानी सैनिक को लाया जाए तो इस स्थिति में वह सर्वप्रथम किसका इलाज करेगा और क्यों? ठीक है, तो पहली कंडीशन है आपकी कि जहां पर एक डॉक्टर है जो भारतीय है, उसके सामने एक सामान्य रूप से घायल और एक गंभीर रूप से घायल भारतीय और पाकिस्तानी क्रमशः जो होते हैं व्यक्तियों को लाया गया है। तो वहाँ पर इलाज उसके लिए क्या है? यहाँ पर आप नैतिकता के अनुसार जाएंगे, एथिक्स के अनुसार जाएंगे, या कोड ऑफ कंडक्ट के हिसाब से जाएंगे? नैतिकता के हिसाब से जाएंगे। और नैतिकता क्या कहती है? सभी लोग समान हैं। तो घायल दोनों हैं, लेकिन वो वरीयता किसको देगा? जो ज़्यादा गंभीर रूप से घायल है, डॉक्टर सर्वप्रथम क्या करेगा? उसका इलाज करेगा, चाहे वो भारतीय हो, चाहे पाकिस्तानी हो, या अन्य किसी भी देश का नागरिक ही क्यों ना हो। ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या कहती है? वहाँ पे कंडीशन में थोड़े से ट्विस्ट डाला गया कि जो व्यक्ति, जो डॉक्टर है, वो भारतीय सेना में है और जो उसके पास घायल भी लाए गए वो दोनों ही सैनिक हैं। एक क्या है? भारतीय सैनिक है, दूसरा कौन है? पाकिस्तानी सैनिक है। वहाँ भी ट्विस्ट ये कर दिया गया कि पाकिस्तानी सैनिक ज़्यादा गंभीर रूप से घायल है और भारतीय सैनिक कम गंभीर रूप से घायल है। तब वहाँ पर आपको किस अनुसार जाएंगे? एथिक्स या कोड ऑफ कंडक्ट? यहाँ पर आपको नहीं लगता दूसरा जो कंडीशन है वो द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न करता है? दूसरी कंडीशन जो है वो आपकी द्वंद्व की स्थिति नहीं उत्पन्न करता कि एक तरफ आपको कहता है गंभीर रूप से घायल, जहाँ पर नैतिकता कहती है कि जो गंभीर रूप से घायल है सबसे पहले उसका आप इलाज करें। वहीं दूसरी तरफ कोड ऑफ कंडक्ट के हिसाब से ये कहता है कि नहीं, पहले आप भारतीय सैनिक का इलाज करें। दोनों ही स्थितियाँ सही हैं। यहाँ पे वो डॉक्टर कहीं से भी गलत नहीं हो सकता है, चाहे वो गंभीर रूप से घायल व्यक्ति का पहले इलाज करे, चाहे वो पाकिस्तानी सैनिक ही क्यों ना हो, या अगर वो कोड ऑफ कंडक्ट के हिसाब से जाता है तो वो पहले भारतीय सैनिक का इलाज करेगा, उसके बाद पाकिस्तानी सैनिक का। तो द्वंद्व की स्थिति सेकंड कंडीशन में उत्पन्न हो रही है, फर्स्ट कंडीशन में नहीं है ऐसा कुछ। ठीक है, वो आपको जा सकता है, वो चाहे तो वहाँ भी फंस सकता है एक सामान्य डॉक्टर को, क्योंकि एक व्यक्ति की विशेष की क्या ज़रूरतें हैं क्या नहीं, वो क्योंकि एक डॉक्टर का भी क्या होता है? कोड ऑफ कंडक्ट होता है, और एक व्यक्ति की क्या होती है? अपनी नैतिकता होती है, एथिक्स अपने होते हैं। तो वहाँ पर भी वो द्वंद्व की स्थिति में फंस सकता है कि चाहे गंभीर रूप से घायल आपका पाकिस्तानी व्यक्ति ही क्यों ना हो, वो पहले अपने भारतीय को बचाएगा, उसके बाद वो पाकिस्तानी को बचाएगा। तो द्वंद्व की स्थिति दोनों जगह है। अब ये डिसाइड किसको करना है, किसके ऊपर आ जाएगा? डिसाइड कौन करने वाला है यहाँ पर? डॉक्टर, चाहे वो आपके भारतीय सेना में ही डॉक्टर क्यों ना हो, अच्छा एक आम डॉक्टर क्यों ना हो, वो डिसाइड क्या करेगा ये उसके ऊपर है। लेकिन क्या आप किसी को गलत और सही यहाँ पर ठहरा सकते हैं? क्या उसके निर्णय को आप गलत और सही ठहरा सकते हैं? उंगली उठा के क्वेश्चन मार्क किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि वो दोनों ही परिस्थितियों में आपको सही, कोड ऑफ कंडक्ट के हिसाब से जाएगा तो भी सही है, नैतिक हिसाब से जाएगा तो भी सही है। लेकिन एक चीज़ है, यहाँ पर एक दंड का प्रावधान की संज्ञा दी गई। किस में दी गई है? कोड ऑफ कंडक्ट, कि अगर आप अपने कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन करते हुए पाए जाते हैं तो वहाँ पर आपको दंड के प्रावधान भी हैं। तो कई बार आपकी जो नैतिकता होती है वो दंड के कारण कई बार वो बदल सकती है। वहाँ पर आप तरजीह किसको दे सकते हैं? कोड ऑफ कंडक्ट को नैतिकता के ऊपर। और इस परिस्थिति में क्या होगा कि परिस्थितियाँ क्या होंगी? चेंज हो जाएंगी। वो इलाज किसका करेगा? भारतीय जो सेना में होगा वो पहले भारतीय सैनिक का कर देगा, और करेगा भी, करना भी चाहिए। एक कोड ऑफ कंडक्ट यही कहता है। और उस आम डॉक्टर को क्या करना चाहिए? बाकी आप समझदार। हाँ, कोई क्वेश्चन हो यहाँ पर? कोई संशय? हाँ,
गई और कंडक्ट बिल्कुल। तो उसमें तो जरूरी है मतलब कई दिन आगे जो बड़े उनको दंड का प्रावधान जो दे रखा है उन लोगों को नहीं होगा कि ऐसी जो नैतिकता है वो भी तो उसके अंदर है। तो अगर मतलब भारतीय सैनिक है उसको सिर्फ पैर में हल्की सी चोट आई है, लेकिन जो पाकिस्तानी सैनिक आया है वो मर नहीं है, बस अवस्था में है, तो उन दोनों में से क्या नैतिकता यूज नहीं कर सकता? वो कर सकता है। कोड ऑफ कंडक्ट की जो पहली लाइन जो आपकी लिखाई गई है वहाँ पे मैंने बताया कि कोड ऑफ कंडक्ट के हिसाब से जो व्यक्ति है वो नैतिकता के हिसाब से भी कोड ऑफ कंडक्ट किया जा सकता है और उसके विरोध में भी कोड ऑफ कंडक्ट दोनों हिसाब से जा सकता है, क्योंकि वो निर्भर किस पर करता है? एक व्यक्ति पर। ठीक है, मैं अगर आर्मी में हूँ तो ये मेरे ऊपर, मैं आर्मी में ज़रूर हूँ लेकिन मेरी अपनी एक नैतिकता है, मेरी अपनी एक सोच है, जहाँ पर एक मरते हुए व्यक्ति को मैं शायद नहीं देख सकता, वो चाहे किसी धर्म, व्यवसाय, देश से संबंधित ही क्यों ना हो, मैं सबसे पहले उसको बचाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं दंड से नहीं डर रहा हूँ, मेरे ऊपर चाहे जो कार्रवाई हो लेकिन मैं उस व्यक्ति को बचा लूँगा। लेकिन वहीं मेरी जगह कोई एक और डॉक्टर होगा, वो तरजीह दे सकता है कि मैं भारतीय सैनिक को बचाऊँगा। ये होना भी चाहिए, लेकिन हाँ, ये द्वंद्व है यहाँ पर, और द्वंद्व जो कहता है वो यही है कि कोड ऑफ कंडक्ट में हम तरजीह दें या एथिक्स को तरजीह दें, द्वंद्व यही इसी कुछ चीज़ को लेकर है कि कुछ परिस्थितियाँ आपके सामने, आप जब भी काम करोगे, आप एक लोक प्रशासक बनोगे तो भी आपके सामने कुछ द्वंद्व की स्थिति आ सकती हैं, जहाँ पर आपको दोनों हिसाब से आप सही होंगे, दोनों हिसाब से आप सही होगे, कुछ भी निर्णय लो वो डॉक्टर पर निर्भर है। उसी तरह आप लोक प्रशासक पर भी आप पर निर्भर करेगा कि उस समय आपके द्वारा क्या निर्णय लिया गया। ठीक है, चलिए। कौन? हाँ जी 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 जी, उन पर कोड ऑफ कंडक्ट लगा। वो देखिए, वो दोनों हिसाब से वो गलत है। नहीं, नैतिकता कहती है कि आप किसी व्यक्ति को इस तरह से बांध के, इस तरह के उसके जीवन को इस तरह से आप ले जाएंगे, और दूसरी तरफ से आपको जो आर्मी भी कभी इस तरह से आप लोगों को पब्लिकली आप किसी को हैरेसमेंट नहीं कर सकते हैं। आपकी आर्मी भी, आपकी जो सेना है वो भी इस तरह से लोगों को दंडित नहीं करती है। ठीक है, उन्होंने क्या किया उस समय अपने आप को बचाव के लिए, उनके अंदर जो देश प्रेम की जो भी भावना रही होगी उस भावना के अनुरूप उन्होंने कोई निर्णय ले लिया, लेकिन वो निर्णय जो होती है नहीं आपकी कोड ऑफ कंडक्ट इस चीज़ को अप्लाइड करती है, नहीं नैतिकता ये कहती है कि आप ऐसा किसी के साथ व्यवहार करें, तो वो दोनों ही तरफ से गलत हैं और इसीलिए उन पर आप कार्रवाई हो रही है। छोड़ दिया गया, अभी फिर से उनको पकड़ा गया, उन पर वो बातचीत वहाँ पर दूसरी चीज़ के लिए हो रही है। ठीक है, लेकिन वहाँ पर व्यक्ति विशेष वहाँ पर ये बोला गया कि जब भी आप, एक और चीज़ यहाँ पर ऐड हो जाती है सेल्फ डिफेंस को लेकर। ठीक है, वहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए थे, मेजर कोविड जो थे वहाँ पर बहुत सारे कश्मीरी जो है इकट्ठा हो गए थे और वहाँ पथराव की समस्या हो गई थी। ठीक है, उनसे अपने बचाव के लिए उन्होंने मानव ढाल का यूज़ किया। तो जब भी सेल्फ डिफेंस की बात है वो एक अलग प्रायोरिटी हो जाती है। वहाँ पर आप किसी को मार भी देते हो सेल्फ डिफेंस में तो वहाँ पर आप पर किसी प्रकार का केस नहीं चलने वाला। ठीक है, आसपास जैसा कानून लागू है पूर्वोत्तर में, आप देख सकते हैं वहाँ पर आप किसी के साथ कुछ भी करते हैं आप पर कोई कार्रवाई नहीं होती, तो वो एक अलग चीज़ है। ठीक है जी हाँ, और इसी चीज़ का जो बात की जा रही है आसपास ऐसी चीज़ों को हटाए जाने का, आपके सैनिक जो होते हैं उसका विरोध भी यही कर रहे हैं, उसकी भी चर्चा करेंगे आगे चलकर जहाँ उसकी बात आएगी। ठीक है, तो चलिए पहले इसके कुछ पॉइंट आउट कर लीजिए, इन्हीं दोनों कंडीशंस की, क्या कंडीशन में आप क्या व्यवहार करने वाले हैं। तो कंडीशन 1 के लिए आप अपने आंसर को पॉइंट आउट करिएगा। कंडीशन 1 में लिखिएगा, कंडीशन 1 के अनुसार या कंडीशन 1 की स्थिति में वह सर्वप्रथम गंभीर रूप से घायल सैनिक का इलाज करेगा, अर्थात एक सामान्य डॉक्टर के रूप में इसकी नैतिकता और कोड ऑफ कंडक्ट दोनों इस बात की इजाज़त देते हैं। कोड ऑफ कंडक्ट दोनों इस बात की इजाज़त देते हैं। कंडीशन 2 का आंसर लिखिएगा। कंडीशन 2 के अनुसार या कंडीशन 2 की स्थिति में वह सर्वप्रथम भारतीय सैनिक का इलाज करेगा, क्योंकि सेना के कोड ऑफ कंडक्ट के अनुसार
क्योंकि सेना के कोड ऑफ कंडक्ट के अनुसार सर्वप्रथम इसे अपने राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्ध होना चाहिए। कोड ऑफ कंडक्ट, सेना के कोड ऑफ कंडक्ट के अनुसार सर्वप्रथम उसे अपने राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्ध होना चाहिए। अर्थात यहाँ एथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट के बीच विरोधाभास की स्थिति में व्यक्ति कोड ऑफ कंडक्ट के अनुसार निर्णय लेगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब आपके लिए एक केस स्टडी है जिसका आप खुद सोचिएगा, विचारिएगा और अपने आंसर को बताइएगा, या आप इसको लिख कर आइए। आइए आपके लिए होमवर्क है ये आपका, सोचिए, विचारिए और आंसर बताइएगा। लिखिएगा केस स्टडी 2, ये पहली थी जो मैंने आपको जिसका आंसर बता दिया। अब दूसरी केस स्टडी लिखिएगा, इसमें लिखिएगा पहला, इसमें लिखिएगा, हाँ केस स्टडी पहली मैंने अभी डॉक्टर वाली बता दी, ठीक है। दूसरी केस स्टडी लिखिएगा, आप किसी ज़िले में आईपीएस ऑफिसर हैं आप किसी ज़िले में आईपीएस ऑफिसर हैं। आने वाले गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने के लिए खुफिया एजेंसी के द्वारा सतर्क रहने का निर्देश दिया गया है। तभी आपके ज़िले में एक आतंकवादी पकड़ा जाता है। जिसका कहना है कि आने वाले गणतंत्र दिवस पर आतंकवादी हमले होंगे। सामान्य पूछताछ के बावजूद भी वह कुछ विशेष जानकारी नहीं देता। और पुलिस प्रशासन को रोक लेने की चुनौती देता है। ऐसी स्थिति में जबकि कानून आपको उस आतंकवादी के विरुद्ध कोई सख्त और हिंसात्मक कार्यवाही करने का आदेश नहीं देता है, तब ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे?
ये आपका एक केस है, इसमें कुछ क्वेश्चन पूछे जाने हैं। क्वेश्चन लिखेगा, निम्नलिखित प्रश्नों का पर विचार करें। निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार करें, इसी के आंसर आपको सोच के आने हैं, लिख कर लाने। पहला क्वेश्चन, आपके समक्ष किस प्रकार के द्वंद्व विद्यमान हैं? आपके समक्ष किस प्रकार के द्वंद्व विद्यमान हैं? क्वेश्चन नंबर 2, इस द्वंद्व से बाहर निकलने के लिए, इस द्वंद्व से बाहर निकलने के लिए आप किस विकल्प का चयन करेंगे और क्यों? इस द्वंद्व से बाहर निकलने के लिए आप किस विकल्प का चयन करेंगे और क्यों? ठीक है, तो ये आपका केस है, उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन दिया गया है। उस केस को अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा। उसके पहले के एथिक्स कोड ऑफ कंडक्ट को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, फिर अपने केस को पढ़िएगा। उसके ऊपर का जो केस है उसको अच्छे से ध्यान से एक बार और पढ़िएगा, तो किस प्रकार का द्वंद्व था, कैसे उन्होंने बाहर निकाला है। उसके बाद इसके आंसर पर जाइए, इसके क्वेश्चन पढ़कर इसके आंसर पर जाइएगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, चाहे इसको नोट डाल के लिख लीजिएगा, नीचे नोट डालिएगा और पॉइंट आउट कर लीजिएगा। जब भी कोड ऑफ कंडक्ट और एथिक्स के बीच किसी प्रकार की द्वंद्व की स्थिति विद्यमान होगी या विद्यमान हो, तो परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए दोनों में से किसी एक को महत्व देना चाहिए। दोनों में से किसी एक को महत्व देना चाहिए, परंतु हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि बेहतर निर्णय वही होता है जो दोनों के बीच संतुलन स्थापित करे। ठीक है।